गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव। अब तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना और उसके महत्वपूर्ण 6 अंगों के बारे में पिछले 3-4 वीडियोस लेक्चर्स में चर्चा की थी। आज हम ऐसे सुझावों पर चर्चा करेंगे जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दोष गिनाए जाते हैं उनमें एक सबसे पहला है कि महाशक्तियों द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा जो एक दोष है वो ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसकी ठीक तरीके से व्याख्या कहीं कहीं पर नहीं है। तीसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में घरेलू क्षेत्राधिकार शब्द काम में लिया गया है उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास स्वयं का अपना कोई शक्ति बल और वित्तीय संसाधन ना होना भी इसकी कमजोरियां या दोष में गिने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 108 और 109 में चार्टर में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है और जब कभी इसमें संशोधन की आवश्यकता हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ऐसा सम्मेलन बुलाकर के ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 और उसके बाद में 54 की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो एक परिवर्तनशील दस्तावेज है जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जब ये चार्टर बनाया गया था तब महाशक्तियों के बीच में ज़्यादा वाद विवाद नहीं था या हम यूँ कहें कि सहमति थी उन लोगों में, इसलिए आसानी से ये चार्टर बन गया। लेकिन अब शीत युद्ध के प्रभाव की वजह से 45 साल तक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होने से संयुक्त राष्ट्र संघ के को भी इस शीत युद्ध का सामना करना पड़ा और उसकी व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं शीत युद्ध के कारण प्रभावित हुई। तो ऐसे क्या क्या सुझाव हो सकते हैं जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को इन दोषों से मुक्त करते हुए और इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो नंबर 1 है विश्वव्यापी सदस्यता। विद्वानों का कहना है कि विश्व के सभी प्रमुख वर्गों का सुझाव है ये कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी जब किसी नए सदस्य को उसका वीटो पावर उसमें ना हो, वीटो पावर का कोई मिसयूज़ करके उसकी सदस्यता को ना रोके। तो 1971 तक अमेरिका ने सोवियत संघ के समर्थक देशों को और सोवियत संघ ने अमेरिका के समर्थक देशों को सदस्यता नहीं लेने दी, वीटो के माध्यम से रोक करके रखा। तो वीटो चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र चार्टर की शर्तों को अगर पूरा करता है तो उसको बिना किसी कठिनाई के सदस्यता प्राप्त हो सके। दूसरा सुझाव है वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन करना। पामर और पर्किंस ने विद्वानों ने लिखा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बना दिया और जनता के विश्वास को डिगा दिया, उतना शायद किसी भी अंग ने या किसी और संस्था ने ये कार्य नहीं किया है। तो वीटो के कारण जो ये हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को जो आलोचना झेलनी पड़ रही है, तो उसके लिए एक सुझाव ये है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर ली जाए और सुरक्षा परिषद के निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाएं।
इसके साथ साथ इसमें ये व्यवस्था भी हो कि यदि कोई देश शांति भंग करता है या कोई किसी पर आक्रमण करता है या कोई सैनिक कार्यवाही का प्रश्न है तो वहाँ पर वीटो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वीटो पर भी कुछ नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। स्थायी सदस्य यदि निषेधाधिकार का प्रयोग करे तो उसको लिखित में उसका कारण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने वीटो का यूज़ क्यों किया है। और यदि कोई स्थायी सदस्य मतदान में भाग नहीं लेता, अनुपस्थित रहता है, तो उसको वीटो नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद में जो वीटो का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने का तरीका पुराने समय में भी हुआ। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, छोटी असेंबली के द्वारा महासभा को ज़्यादा प्रभावशाली और कारगर बनाया गया। उसी दिशा में महासभा को और ज़्यादा शक्तियाँ दे करके इसे रोका जा सकता है। तीसरा सुझाव है आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। ये जो परिषद है इकोसॉक, जिसको अपन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं, ये महासभा के निर्देशन में काम करती है और महासभा का ही नियंत्रण इसके ऊपर है। बस इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि इसमें प्रक्रिया संबंधी जो अड़चनें आती हैं उन अड़चनों को दूर किया जा सके और महासभा इससे और ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस परिषद पर के लिए काम कर पाएगी। चौथा बिंदु रख रहे हैं हम, महासभा की स्थिति में सुधार किया जाए। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि ये विश्व संसद के रूप में, वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में काम कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाए, जैसा कि संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कुछ विचारकों ने यह भी कहा कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अभी महासभा में ये व्यवस्था है कि आप अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि वहाँ भेज सकते हैं, परंतु आपका वोट एक ही माना जाएगा। पांचवा बिंदु, घरेलू क्षेत्राधिकार को परिभाषित करना। जैसा मैंने अपने दोष में इसके काउंट किया था कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो साउथ अफ्रीका ने की सरकार ने कह दिया कि ये हमारा घरेलू मामला है। तो कौन से मामले घरेलू हो सकते हैं? क्या मानवता को प्रभावित करने वाले, मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले, मानवता की गरिमा को नीचा दिखाने वाले कार्यों को भी क्या घरेलू क्षेत्राधिकार के नाम पर रोका जा सकता है, दबाए रखा जा सकता है? ये बहुत आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करके घरेलू क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जाए ताकि साउथ अफ्रीका जैसे एग्जाम्पल्स ना हो और संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ आवश्यक समझे मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम कह सकते हैं कि इस विश्व व्यवस्था में शांति स्थापना को बनाए रखने के लिए आवश्यक, जहाँ भी उस लगे हस्तक्षेप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट रख रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हमने विस्तार में पढ़ा 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार इसके पास है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है और परामर्शदात्री है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतलब चार्टर में भी ये व्यवस्था है कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी होने चाहिए। अभी क्या है, ये जो सदस्य राष्ट्र जो अपना झगड़ा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं वो उस न्यायालय के निर्णय को माने या ना माने ये उन सदस्य देशों पर निर्भर करता है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जिसे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कारगर बनाने से रोक रहा है। इसलिए इस चार्टर में व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि सदस्य राष्ट्र या कोई 2 राष्ट्र अपना झगड़ा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर जो फैसला दे वो बाध्यकारी होना चाहिए और यदि कोई राष्ट्र न्यायालय के निर्णय को नहीं माने तो उसके खिलाफ सैनिक कार्यवाही और आर्थिक कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिए।
नेक्स्ट है महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ जो बड़े आकार वाले देश हैं जिनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, ये सब इन लोगों की मांग है कि जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग या मतदान का अधिकार दिया जाए। जिनका आकार बड़ा है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें 30 वोट देने का अधिकार हो, और जो मध्यम श्रेणी के राष्ट्र हैं उन्हें 15 वोट, और अगर छोटे छोटे राष्ट्र हैं तो उनको कम से कम 5 वोट देने का अधिकार मिले। तो ये एक सुझाव है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने का काम सुरक्षा परिषद की जगह महासभा को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि महासभा संसद का काम कर रही है, वो खुला लोकतंत्र है, इसलिए वहाँ पर वो संस्था ज़्यादा अच्छे तरीके से इस कार्य को कर सकती है। तो सुरक्षा परिषद का जो अड़ंगा है, वीटो का जो अड़ंगा है, वो उसको दूर रखा जा सकता है। नेक्स्ट सुझाव है एशिया और अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व मिले। दोनों की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, और तीसरी दुनिया के देश हैं सारे ये, जो थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं, विकासशील हैं, और इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वो अपना इनका शोषण किया गया है, और ये बहुत तकनीकी और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन देशों की, इन महाद्वीप के देशों की मांग है कि उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव भी दिया जाता है कि केवल वो राजनीतिक कार्य करती है, इसलिए ज़्यादा उसमें वीटो को लेकर के दोनों गुटों के बीच में ज़्यादा वाद विवाद होता है। तो उसको रोकने का तरीका ये है कि उसको आप सामाजिक कार्य सौंपें, तो उसका जुड़ाव सामाजिक कार्यों से हो और राजनीति ना हो उन मुद्दों पर। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा सुरक्षा संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वयं का एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक बल गठित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद का अपना आय का विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए, ताकि जो इसकी निर्भरता आज अमेरिका या यूरोपीय देशों पर है उसे कम किया जा सके। अभी वर्तमान में 75% जो अंशदान है वो यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा दिया जाता है, जबकि जो छोटे छोटे देश हैं उनका अंशदान बहुत कम है। इस वजह से अमेरिका या यूरोपीय देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना ज़्यादा प्रभाव जमाने का प्रयास भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में, उसके कार्यों में सुधार के कुछ सुझाव रखे गए हैं। जैसे 1987 में 23 सदस्यों के एक अध्ययन दल ने, जिसके अंतर्गत अमेरिका के भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल इलियट रिचर्डसन, उरुग्वे के विदेश मंत्री एनरिक इग्लेसियास और विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा जैसे विधि व्याख्यान लोग शामिल थे। उन लोगों ने सुझाव दिया कि एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मंत्री स्तरीय बोर्ड बनाया जाए, जो मानवीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का समन्वय करे, और ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता हुआ एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षण दल भी बनाया जाए, जो खासकर जो शस्त्र दौड़ है उसे रोके, और निरस्त्रीकरण के संबंध में जो संधियां और प्रस्ताव लाए जा रहे हैं उन्हें ठीक तरीके से लागू करने का और विरोध करने वाले राष्ट्रों को कन्विंस करने का काम करे। इसके अलावा इनका सुझाव था कि महासचिव का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया जाए और उसे दोबारा नियुक्त ना किया जाए। इसके अलावा इन्होंने एक सुझाव दिया कि जितने भी इसके विभिन्न एजेंसियां हैं, जो WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को, इन सब को एक समेकित विकास बोर्ड इनका बना दिया जाए, और आर्थिक और सामाजिक परिषद को मंत्री स्तरीय संस्था का स्वरूप प्रदान करते हुए इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। भारत की तरफ से भारत का दृष्टिकोण भी इस संदर्भ में रखा गया। PV नरसिम्हा राव, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ने
92 में न्यूयॉर्क में जो शिखर बैठक हुई उसमें सुझाव दिया था कि 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, परंतु अब जो है वो इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 से 30 करनी चाहिए और इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान और नाइजीरिया जैसे देशों को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष रजाइली इस्माइल ने भी अपना एक सुझाव सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण के लिए दिया कि इसके सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 24 की जाए और इसमें जो 5 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, जिसमें स्थायी सदस्यों में दो जर्मनी और जापान हों और 3 शेष का चुनाव अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से कर लिया जाए। इसके अलावा कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, उन्होंने भी वर्ष 2005 में अपनी एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण के लिए प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने 2 विकल्प प्रस्तुत किए थे। पहले विकल्प में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 मेंबर्स और बढ़ा लो, यानी 5 अभी हैं, 6 और हो जाएं तो 11 सदस्य तो स्थायी हो जाएं और जो है 3 सदस्य जो है वो हैं अस्थायी सदस्य बना दिए जाएं। तो कुल मिलाकर के 24 सदस्य उसमें हो जाएंगे, 11 स्थायी और 14 अस्थायी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे विकल्प के रूप में ये बात कही कि अस्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी बनाई जाए, जिसमें 4-4 साल के लिए 8 सदस्य हों और एक सदस्य 2 साल के लिए बनाया जाए। ऐसे मिलाकर के कुल 9 सदस्यों को बढ़ाने का प्रावधान भी दूसरे विकल्प में है। तो इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर के 15 से 24 करने की बात कोफी अन्नान के प्रस्ताव में भी कही गई है। कोफी अन्नान के द्वारा जो ये प्रस्ताव बनाया गया था, उसके लिए उन्होंने 2003 में एक समिति बनाई थी जिसमें 16 सदस्य थे। उसका अध्यक्ष थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री आनंद पन्याचून को बनाया गया था और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार भी इस समिति में शामिल थे। तो ये कुछ सुझाव हैं जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली, और अधिक प्रभावी और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है और विश्व में शांति और व्यवस्था कायम करने में इसकी भूमिका को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।